हाँ हाँ। नमस्कार। आज मेरे चैट विद सुनील शो में श्री मुकुंद जोशी है मेरे साथ, जो कि केंद्रीय निर्माण विभाग के विशेष निदेशक रहे हैं, अब सेवानियुक्त हैं और अब फिलहाल जयपुर में रहते हैं। ये मेरे साथ इन्होंने 73 से 78 में मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की परीक्षा पास की थी। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है मुकुंद आपका मेरे इस चैट शो में। नमस्कार। नमस्कार वालाखंडी जी, नमस्कार। आशा है कैसे आप हैं? बस बढ़िया है। आशा है आप भी इस कोविड की महामारी के दौरान स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, और आशा है घर पे रहकर आप आनंद ले रहे होंगे इस समय का। बिल्कुल, आपको भी हमें पूरी शुभकामनाएं हैं, और देश को भी पूरी शुभकामनाएं हैं कि जैसे दुनिया में सब लोग कह रहे हैं कि मई तक इंडिया में शायद अच्छा हो जाएगा, तो आशा तो करनी चाहिए ऐसी। सभी के प्रयास से संभव हो पाएगा ऐसा लग रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। चलिए, मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आपने इंजीनियर बनने का फैसला क्यों लिया जिंदगी में? क्या कारण रहे हैं या इसके पीछे? देखिए, इट्स थोड़ी सी स्टोरी ऐसी है कि मेरा फैसला इंजीनियरिंग की तरफ भी हो सकता था और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ भी हो सकता था। जी हाँ। लेकिन जैसा मेरा बचपन में रहा, क्योंकि मेरे फादर भी आईएएस होके रिटायर हुए, ग्रैंडफादर भी आईएएस थे। अच्छा। और पहले हम जयपुर में पैदा होने के बाद हम अजमेर चले गए थे, फादर की पोस्टिंग, ग्रैंडफादर भी वहाँ पे अजमेर में थे। हाँ हाँ। अजमेर में थे, सेकेंडरी बोर्ड के चेयरमैन थे वो। अच्छा। तो हम लोग वहीं रहते थे और करीब 6 वर्ष की उम्र तक अजमेर रहे। अच्छा। वहाँ पे सोफिया स्कूल में पढ़े। उसके बाद वहाँ से इंग्लिश स्कूल, यहाँ पे एक निर्मला स्कूल था जयपुर में, वहाँ रहे। उसके बाद महावीर दिगंबर स्कूल में हम रहे अप टू 11th वहाँ किया। 11th करने के बाद में अच्छे नंबरों से पास होने के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलना बड़ा आसान था, क्योंकि मेरे जो पीसीएम थे वो 80% थे और एडमिशन हो जाता था करीब 70% पे। उस जमाने में एडमिशन हो जाता था। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट भी नहीं हुआ करता था। कोई टेस्ट भी नहीं होता था। 11th के बाद आप 5 साल के कोर्स के लिए जाते थे। दैट वाज द पीरियड। तो जब मेरा एडमिशन महाराजा कॉलेज में हो गया था और इधर भी हो गया था इंजीनियरिंग में भी, तो ऐसा कोइंसिडेंस रहा कि पहले मैंने दोनों जगह ज्वाइन, मेरा एडमिशन था, मैं पहले महाराजा कॉलेज गया। तो महाराजा कॉलेज गया, साइकिल पे गया, तो वहां पे कुछ गुंडे तत्व जो थे, बट मेरे कुछ लक, बैड लक था या क्या था वो तो कुछ पता नहीं, पर वहां उन्होंने जैसे ही मैं घुसा उस कॉलेज में, उन्होंने मेरे पे एक तरीके से ऑलमोस्ट अटैक टाइप कर दिया, जैसे कोई रैगिंग बहुत हुआ करती थी उस समय। तो उन्होंने कहा पकड़ो इसको, अभी यहीं इसको वो करो, और मैं टेरिफाई हो गया और मैं अंदर घुसते ही मैंने कहा ये कहाँ आ गया, और somehow I went back to my house। वो पीछे भागे मेरे। अच्छा। तो वो रैगिंग पर्पस के लिए भागे थे। महाराजा कॉलेज से पास में था आपका घर भी? पास ही था। तो मैंने जाके घर पे रिपोर्ट किया। मैंने कहा कि मैं करने को तो आईएएस बनने के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ माहौल कैसा है। अच्छा। तो somehow then I decided कि कुछ दिन अपन, इंजीनियरिंग वाला भी खुल गया था उसके 2-4 दिन बाद ही मैं वहां गया। तो वहां पे साइकिल से, उसी साइकिल से मैं वहां गया। और उस समय माँ बाप तो कंपनी करते नहीं थे, सब कुछ बच्चों पे ही होता था। इतना इजी नहीं था ट्रेवल करना, क्योंकि मेरे फादर, दो ही वाज आईएएस, ही वाज आल्सो हैविंग अ साइकिल ओनली एट दैट टाइम। अच्छा। तो 73 की बात है। 73 में। तो हाँ, तो उस समय फिर जब मैं वहां गया तो मुझे उतना टेरिफाइंग नहीं था। वहां भी तो रैगिंग थी, तो उन्होंने कहा कि आप अपना गर्दन नीचे करिए, ये जो है जो बटन नंबर 1 को देखिए, वो टॉलरेबल था। वो हल्का फुल्का लगा। मैंने कहा चलो अपन यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में तो अच्छी खासी रैगिंग हुई होगी वहां भी। फिर बाद में तो खैर हुई, लेकिन तब तक वो एक जो भय व्याप्त हो गया था, वो भय मेरा खत्म हो चुका था कि भाई चलो यहाँ भी होगी, लेकिन somehow इतना शुरू में फर्स्ट डे इट वाज स्लाइटली बेटर। तो उस समय ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो ज्वाइन कर लिया। यहाँ एमआरआईसी के अलावा भी तो दूसरे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे पिनानी एक राजस्थान में था, दूसरा एमबीएम कॉलेज था, वहां भी आपने कोशिश की होगी कि केवल जयपुर में ही की? नहीं, सिर्फ जयपुर में ही की थी, क्योंकि फादर जयपुर में थी, हमारा एंसेस्ट्रल हाउस भी वहीं था। अच्छा। हॉस्टल के खर्चे उठाना
समय क्या भारी अननेसेसरी उस पड़ता समय था। ये एक फैक्टर हुआ करता था कि यार हाँ अननेसेसरी क्यों हॉस्टल के खर्चे उठाओ। सही तो बात। खैर वहाँ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल हम्म, गई थी, अच्छा, तो वो कोई दिक्कत नहीं कोई आई दिक्कत नहीं और थी। काफी रीजनेबल हाँ उस कॉस्ट में समय तो पढ़ाई बहुत हो कम गई। पैसा लगता था। हाँ। फिर आपने 78 में पास किया। इसके बीच में मैं सुनता तो शायद आप क्रिकेट भी खेलते थे और कॉलेज टीम को क्रिकेट भी मैं भी रिप्रेजेंट किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली क्रिकेट अपने घर पे भी खेलता था, महावीर स्कूल में भी खेलता था और हम्म, शौकीन था। तो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आए तो उन्होंने एज बॉलर हमको ले लिया, बाद में तो खैर बैटिंग भी सीख ली हम्म, और आई बिकेम द कैप्टन ऑफ माय क्लास आल्सो। अच्छा, और मेरे को उसमें वो आई विल शेयर फोटोग्राफ विद यू कि हम्म, मुझे प्राइज भी मिला था नहीं भी विनिंग मिला। का। और बिल्कुल वो भी बहुत। सारे सर्टिफिकेट अभी मैंने रखे हुए हैं क्योंकि तो, दे आर प्रेशियस। आप कहीं भी या पहुंच जाओ जिंदगी में, पर जो आपका कॉलेज है वो और कॉलेज के जो दोस्त हैं वो यूनिक होते हैं। उसका आपका जो करियर के जो साथी होते हैं, हाँ जैसे सीपीडब्ल्यूडी के मेरे साथियों के साथ जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अलग है। अलग लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज के दोस्त हैं उनके साथ रिलेशन बिल्कुल अपने आप एक अलग ही बन जाती है, वो कोई रहती है, वाक्य जिंदगी भर रहती है। वाक्य कोई विशेष वाक्य याद है आपको कॉलेज का जिसको देखिए मतलब आप कॉलेज कभी अब। में मैं क्योंकि डे स्कॉलर था हाँ इसलिए जाता था और मजा मुझे कॉलेज में ही ज्यादा आता था। तो एक वाकया तो जो मैं अपनी ग्रैंड किड को भी सुनाता हूँ हाँ कि हाँ। एक बार, मेरा नाम चूंकि मिस जोशी है तो मैं कहता हूँ एक बार मिस्टर जोशी अपने कॉलेज चले गए थे संडे को भी। अच्छा हाँ, हाँ, ऐसा क्यों। तो मैं थोड़ा सा एंथुजियास्ट ज्यादा था, कॉलेज हाँ बहुत अच्छा लगता था, हाँ घर में तो हाँ। वही रूटीन था। आप लोग कई लोग हॉस्टल में रहते थे, मैं थोड़ा हम्म, जलता था कि यार अच्छा। देखो वो लोग हॉस्टल में हैं अपने मजे हम्म, करते हैं और मेरे को तो हम्म, रेस्ट्रिक्शंस घर की उठानी ही पड़ती थी। हम्म, हम्म, ऑल्दो इट वाज अ वेरी लिबरल फादर, आई हैड अ वेरी लिबरल आईएएस फादर, हम्म, ही डिड नॉट पुट एनी ऑब्जेक्शन, पर मदर और सिस्टर साइड पे रहता था भाई तू टाइम से घर पे आ जाएगा। अच्छा। तो पर फिर भी काफी फुल फ्रीडम थी। हम्म, तो हमेशा कॉलेज में ये रहता था, मौका जब भी पड़ता तो मैं हॉस्टल चला जाता था, अच्छा। मौका पड़ना चाहिए। हम्म, और खेल कूद का भी एक बहाना भी था और उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती थी हॉस्टल भी जाने की। मतलब टेबल टेनिस भी खेलते थे वहां पे, हम्म, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेली, हॉकी भी खेली, जेवलिन थ्रो भी किया, अच्छा। सब तरह की चीजें वहां की। वहां गाने भी गाए, कॉलेज में एक दो गाने भी हमने गाए हॉस्टल में कभी कंपटीशन में। ओवरनाइट भी रुके होंगे कुछ रातों में भी रुके होंगे कभी। बहुत ही, हाँ, रेयर, बहुत दो चार अच्छा। बार रुके रातों को। अच्छा। और चूंकि हम हम तो सीधे साधे थे थोड़ा रिलेटिवली, ना तो कोई शराब पीने की आदत थी ना सिगरेट पीने की आदत थी। तो जो हमारे हॉस्टलर्स जो थे जो थोड़े से इन चीजों से दूर रहते थे, दारू सिगरेट, उनके हम्म। साथ ज्यादा बढ़ जाती थी हमारी। अच्छा ना, आप पर बता रहे थे संडे एक को चीज चले गए थे कॉलेज, वो क्या किस्सा था। वो ये था कि जैसे ही उठे हाँ उठे तो अपना रूटीन में जैसे फटाफट तैयार हुए हाँ और साइकिल उठा के निकल गए, कुछ दूध पिया और निकल गए। हाँ। अक्सर 8:30 बजे उठते थे, 9 बजे कॉलेज पहुंचना होता था, वो 15 मिनट में ऐसा फटाफट पहुंच काम गए। करते थे। हम्म 7:30 8 के बीच में तो उठते ही थे। हम्म। तो पता ही नहीं लगा कि भाई सैटरडे संडे क्या था, 5 दिन का तो वीक, अच्छा। 6 दिन की होती थी क्लासेस। हम्म निकल गए, अब वहां पहुंचे तो देखा तो कोई भी नहीं। हम्म मैंने कहा यार ये आज रास्ता काफी कम है, क्या मामला है। गाना हम्म गाते हुए अपने हम्म गुनगुनाते हुए साइकिल पे 6 किलोमीटर पहुंच गए तो वहां साइकिल स्टैंड पे एक भी साइकिल नहीं। हाँ तो फिर मैंने कहा अरे यार आज तो संडे है, देन आई केम बैक। तो ये किस्सा आप बट सुनाते हो अपने बच्चों को। ये किस्सा मेरी जो ग्रैंड किड है, मेरी जो डॉटर हाँ। की हम्म। लड़की है, लड़की है। उसको बहुत पसंद आता है। बहुत पसंद आता है तो बार बार सुनाते हो उसको, मतलब वो कहता नाना है हाँ दादा। मिस्टर जोशी की कहानी सुनिए, वो दैट्स कैसे वेरी चले गए इंटरेस्टिंग। थे। तो आई हैव मेड इट अ सीरीज अच्छा। अबाउट मिस्टर जोशी मिस्टर सीरीज। जोशी सीरीज। इस तरह से देखिए रिटायरमेंट के बाद आदमी एक हम्म। नई दुनिया में किस तरह से जीता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के तो साथ, ग्रैंड किड के साथ। वो जो है आपने रिकॉर्ड कर रखी है क्या, वो आपकी कल दिमाग में ही है वो सब मिस्टर जोशी सीरीज जो आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो मैं दिमाग में पूरी नेचुरल जो मेरी स्टोरी है वही उससे हाँ बताता हूँ उससे बताते हो। कि भाई कैसे मेरे पाँव में चोट लगी, कैसे मेरे यहाँ हाँ। सर पे लगी, कैसे मेरे यहाँ लगी। और एक दिन हमारे घर में एक स्नेक निकल गया था। अच्छा। जो भी जिंदगी में इंटरेस्टिंग चीजें उनके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है बच्चों के इंटरेस्टिंग लिए। होती है, सही है। तो दे चलो। एंजॉय इट अ लॉट।
आगे बढ़ते इवन माई हैं। ग्रैंड किड उसको बहुत पसंद है, Grand, जो 7 ईयर ओल्ड जो है वो, और दोनों बैठ जाते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं। आप काफी और ड्रामेटाइज करके सुनाते होंगे उसको। हाँ, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वो। फिर एपिसोड नंबर 5, एपिसोड नंबर वो कहाँ तक चल रहा था, 10 चल रहा था, अच्छा, हाँ, 11 चलेगा, 11 इस चलेगा। तरह से वेरी, चलता है। चलिए, कॉलेज में निकलने के बाद फिर आपने कैसे किस तरह से आप CPWD में? देखिए, कॉलेज में बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लोग कहते थे यार तुम तो सिविल इंजीनियर है, गवर्नमेंट में जाओगे, यहाँ पे हाँ, मिल ही जाएगा हम्म, और अच्छी खासी कमाई होगी, हम्म, राजस्थान गवर्नमेंट में जाना और हम्म, खूब कमाना, ठेकेदार खूब ध्यान रखेंगे। मुझे ये थोड़ा सा ऑड लगता था, मैं लोगों से थोड़ा आर्ग्यू भी कर लेता था कॉलेज में। मैंने कहा यार ये कोई बात नहीं है कि सिविल इंजीनियर है तो ऐसा होगा वैसा होगा, हम्म, है ना, मेरे को तो ये चीज पसंद, तो मेरे को अच्छा, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर राजस्थान रेवेन्यू इसके जो है यूपीएससी आरपीएससी के चेयरमैन भी रहे हुए थे। अच्छा, तो एक दो लड़कों ने कह दिया कि यार तेरा तो वहां पे जान आर- पहचान से ही हो जाए, हाँ, जान हाँ, पहचान से ही हो जाएगा। हम्म, तो मैंने कहा यार ये तो यहाँ तो अगर मेरा हो भी गया ना तो लोग यही कहेंगे कि यही कहेंगे। जान पहचान से है। अच्छा, देन हाँ, आई मेक इट अ पॉइंट कि यार सेंट्रल में अप्लाई करूंगा। हम्म, किसने कहा सेंट्रल में कोई गया नहीं है MNIT हम्म, अब तक। मैंने कहा यार अपन ट्राई करते हैं। हम्म, सो देन आई अप्लाइड फॉर सेंट्रल सर्विसेज, क्योंकि CPWD रेलवे में और कोई गया नहीं था MNIT से। हम्म। तो उस साल मैंने फिर अप्लाई किया, साथ के साथ मैं BBC देख करके अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करता था, क्योंकि हाँ, सुना है उसमें मैंने, इंग्लिश आपकी अंग्रेजी भी अच्छी थी। अब ऐसे ही थी, क्योंकि सोफिया और निर्मला स्कूल में मेरी शुरू की प्राइमरी एजुकेशन हुई स्टडी थी। थी, तो हमेशा से अच्छे नंबर आते रहते थे। और फिर मैंने BBC, और कोई टीवी तो होता नहीं था, तो BBC लगा के बैठ जाते थे और सुनते थे शॉर्ट वेव पे। तो वो देख करके और फिर थोड़ा अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी, तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ गए। तो आई वाज इन टॉप 20 इन द यूपीएससी में। इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मैंने फिर CPWD चूंकि ऑप्ट किया था तो वहां चला गया। CPWD में डी में आपके क्या डिजाइन बेस्ड काम था या एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा काम था शुरू में, या देखिए एग्जीक्यूशन का था? देखिए शुरू तो मेरी स्टार्ट हुई थी लेबोरेटरी से, अच्छा, टेस्टिंग लेबोरेटरी, टेस्टिंग ऑफ हम्म, मटेरियल, टेस्टिंग ऑफ सॉइल। हम्म, और उसके बाद में देन आई वेंट इनटू द फील्ड। हमारे CPWD में एक चीज में आपको रहने नहीं देते, ना तो अच्छा, एक स्टेट में रह जॉब सकते आप, जॉब रोटेशन रहता है। रोटेशन करना ही पड़ता है। तो मैंने अपना लाइफ में टेस्टिंग ऑफ लैब CDO के साथ अटैच होती है वो, हाँ, सेंट्रल हाँ, डिजाइन ऑफिस के साथ 4 साल उसमें काम किया। उसके बाद बॉम्बे में मैंने स्टोर था, सेंट्रल स्टोर्स, अच्छा, एंड देन कस्टम, इनकम टैक्स वगैरह की बिल्डिंग्स वगैरह बनाई, मेंटेनेंस का काम किया। और ये सब एक्सपोजर वहाँ पे रहा। उसके बाद में मैं गया जयपुर आया, मैंने इनकम टैक्स वैल्यूएशन में काम किया 4 साल अच्छा, एज ए वैल्यूअर। उसके बाद मैं फिर ग्रेटर नोएडा में गया, तो वहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा के जो गामा बीटा अल्फा सेक्टर हैं उनमें अटैच हुआ। वहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ये जो टाउनशिप का टाउनशिप डेवलपमेंट होता है डेवलपमेंट, हाँ, सेक्टर, हाँ, वो उसमें सीवर लाइन, वाटर सप्लाई, वो इंटीग्रेटेड बहुत अच्छा, ग्रेटर नोएडा का बहुत अच्छा प्लानिंग है। आप अगर कभी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे नोएडा तो से बढ़िया प्लानिंग ग्रेटर नोएडा का है। उसके इम्प्लीमेंटेशन में आप इन्वॉल्व रहे? हाँ, मैं वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट काम अच्छा, किया ग्रेटर नोएडा के लिए। आई वॉज इन CPWD, हाँ, बट राइट, CPWD वॉज डूइंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, तो उसमें वो इस तरह का काम लिया था उन्होंने ग्रेटर नोएडा से। तो बाद में तो खैर नहीं चला वो सिस्टम ज्यादा, पर वो एज ए कंसल्टेंट मैंने काम किया वहाँ। उसके आप कभी, बाद फिर मैं बॉर्डर में चला गया। हार्ड एरिया कंपलसरी होता है 1 साल का, अच्छा, 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 हाँ, 2 साल, एक टेन्योर, 1 टेन्योर। तो आई वेंट टू नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट गया, शिलोंग गया 6 महीने, तो कुछ महीने वहां काम किया। फिर अच्छा, मेरा सिलेक्शन हो गया IIPA में। अच्छा, आई, एक चीज मैं कहना भूल गया कि मैंने MBA भी कर लिया था व्हेन आई वाज इन इनकम टैक्स वैल्यूएशन जयपुर, अच्छा, अच्छा, 90 टू 94 के बीच में एग्जीक्यूटिव अच्छा, कोर्स किया। और उसके बाद मैंने फिर वो IIPA से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अप्पा कोर्स होता है, तो वो अप्पा अच्छा, कोर्स किया। उसके बाद मैं सिलीगुड़ी गया, तो वहाँ बॉर्डर फेंसिंग के काम कराए। वहाँ कुछ खतरा महसूस हुआ आपको? देखिए वहाँ जो
इंडो बांग्लादेश का जो बॉर्डर था बड़ा विचित्र है। वहां पे जो आप ये कभी कभी फोटो में देखते हैं कि लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, गायों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हाँ। वहां क्या है कि एक ही घर ऐसा मिल जाएगा आपका कि जिसका एक दरवाजा बांग्लादेश में है और एक दरवाजा इंडिया में, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ गया है वो मकान। अच्छा। तो इस तरह की हालातें बहुत थी। अब तो मोदी गवर्नमेंट ने कुछ सेटलमेंट किया इनके साथ, बांग्लादेश के साथ कुछ एरिया हमने दिया उनको, कुछ उनसे लिया, और इस तरह के जो एब्रेशंस थे वो काफी खत्म हो गए। पर वहां पे ये खतरा बहुत है, वहां बहुत इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा बहुत है। अच्छा, बहुत सरकार कुछ, मतलब सरकार का कुछ एक्शन नजर आया वहाँ पे कि सरकार इसको रोकने के लिए कुछ कर रही हो, या सब फ्री फॉर ऑल था? वो ऐसा है कि वहाँ शिफ्टिंग रिवर्स भी हैं, रिवर भी इधर से उधर शिफ्ट होती रहती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो उसको मॉनिटर करना जो बड़ा मुश्किल होता है, बीएसएफ के जवान रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं मौका पड़ता है ना वहाँ ये सब चीजें होती हैं कुछ हद तक। साइकिलों की भी काफी वो होती है। अच्छा। वहाँ पे साइकिलें अवेलेबल नहीं, इंडिया में साइकिलें बहुत अच्छी मिलती हैं। अच्छा, साइकिलों की तस्करी, ये चीजें हैं। देखिए जो फैक्ट है वो, बीएसएफ की ड्यूटी हार्ड होती है काफी। इतना इजी नहीं है ये कहना कि सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा, पर कोशिश तो रहती है उनकी, कोशिश रहती है। अभी नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे कभी आपको मतलब ऐसा लगा जान का खतरा हुआ हो कहीं, कुछ जैसे आतंकवादी या नक्सली या इस तरह के कुछ बोर्डों के आतंकवादी? नहीं, वहाँ पे क्या, वहाँ पे तो इस तरह का बंगाल में मेरे ख्याल से है ना, बंगाल में एक तो डेमोग्राफिक काफी चेंज हो गया है वहाँ पे। अगर आप बॉर्डर के पास जाते हो तो एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और दूसरा बांग्लादेश से आए हुए लोग बहुत सेटल हो गए। डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जैसे डिवीजन जो हुआ था इंडिया का, तो आपको लगेगा कि भाई वहाँ मुस्लिम ज्यादा हैं या हिंदू ज्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो आपको ज्यादातर आपको वो मुस्लिम कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि उस समय उसका कारण था। उसका कारण ये था कि बांग्लादेश की हालत, माली हालत बहुत खराब थी, इंडिया की माली हालत उनसे काफी बेहतर थी। तो फॉर जॉब एंड फॉर इकोनॉमिक पर्पस दे यूज्ड टू कम, और तब तो फेंसिंग भी नहीं थी, तो काफी इस तरह का मूवमेंट हुआ। अब इस समय थोड़ा चेंज आया फॉर द लास्ट 5-10 ईयर। अब बांग्लादेश की हालत काफी अच्छी हो गई है, एक्सपोर्ट, गारमेंट एक्सपोर्ट वगैरह की वजह से, गारमेंट एक्सपोर्ट मेनली, और अब वो टेंडेंसी अब आने की कम हो गई है। अच्छा। और अब तो ऐसा भी सुनने में आया है कि बांग्लादेश शायद कुछ लोगों को ले लेगा वापस, उल्टा प्रोसेस चालू हो गया है। उल्टा भी चालू, अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो ले लेगा, मेरा ये मानना है। क्या आप IIPM बता रहे थे, ये क्या, दिस इज समथिंग लाइक हायर पोजीशंस इन CPW? IIPA जो मैं कह रहा था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें मैंने एक कोर्स किया था जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए होता है बेसिकली, एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें हम गए थे, वो 97-98 की बात है। अच्छा, इवेंट में हो गया फिर? हाँ, वो ऐसी था, मैं उस समय प्रमोशन पे गया था। अच्छा। तो उस समय वहां पे जैसे मलेशिया गए हम, वी वेंट टू हांगकांग, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की जो उस समय जो सिखाते थे ना, ग्लोबलाइजेशन एंड ये सब चीजें, वो कैसे गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस करनी है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट करना है, वो सब चीजें। हमारे साथ IAS भी थे, हम 40 लोग थे। तो IAS थे, IRS थे, इंडियन रेलवे सर्विस के लोग थे, इंडियन अकाउंट्स सर्विसेज के थे, MES के थे, और भी सारी जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं उनके लोगों के साथ हम गए थे। काफी अच्छा एक्सपोजर हमको मिला। तो जैसे ये मार्गरेट थैचर ने अपने यहाँ पे किया, थैचरिज्म, और ये सब चीजें जो इंडिया में भी फिर बाद में आई। हम लोग भी हर चीज के लिए नौकरी रखा करते थे, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैनेजमेंट काफी बढ़ा इंडिया में उसके बाद। तो इतना पैसा नहीं था सरकार को सबको गवर्नमेंट की तनख्वाह दे करके काम करा, और फिर गवर्नमेंट में आने के बाद प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आ जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। हाँ, खर्चे भी फिक्स हो जाते हैं और काम नहीं करते लोग। तो CPWD में फिर आप दिल्ली में कब आए वापस?
आप देखिए मैं अपने करियर में करीब 15-20 साल तो दिल्ली रहा। अच्छा। और 15-20 साल ही मैं बाहर अलग अलग जगहों पे रहा। तो दिल्ली में पहले तो शुरू में रहा जब मैं सॉइल लैब में था 4 साल। उसके बाद में 94 से रहा अप टू 2000 तक रहा। बीच में 1-2 साल के लिए सिलीगुड़ी गया था। तो 94 से लेके 2007 तक मैं दिल्ली रहा। उसमें 2 साल के लिए मैं सिलीगुड़ी गया था। अच्छा। वो लंबा टेन्योर मेरा रहा दिल्ली का। और उसके बाद फाइनली कब आए दिल्ली में? दिल्ली से तो देखिए उसके बाद मैं पीडब्ल्यूडी में चला गया था, दिल्ली पीडब्ल्यूडी में डेपुटेशन। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में। फ्रॉम 2000 टू 2007 आई वाज इन पीडब्ल्यूडी। अच्छा। तो वहां पे मैंने एक तो भुज में जब अर्थक्वेक हुआ था, हाँ। इंटरेस्टिंग काम किया मैंने। वो अच्छा। पहले तो वो मलबे, बिल्डिंगों के मलबे और वो क्लियर साफ करने के लिए हाँ हाँ। हर स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे एड दी थी, अच्छा। अपनी सुविधाएं दी थी। तो 40-50 जेसीबी डंपर्स रेलवे के थ्रू हम लेके गए वहां पे। और एक टीम गई, उन्होंने वो हेल्प करी, दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार ने हेल्प करी। हेल्प की। अच्छा अच्छा। उस समय शीला दीक्षित वो थी और उस समय हेल्प की। उस समय एक गांव को भी टेक ओवर किया दिल्ली गवर्नमेंट। अच्छा। और उसको फिर दोबारा रीबिल्ड किया विद अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। तो वो एक पूरा का पूरा गांव था, 1300 लोग थे उसमें। 1300 ही हमारे प्रोजेक्ट के वर्कर्स थे। तो वो हमने 6 महीने में वो गांव तैयार करके दिया, पूरे उसको अर्थक्वेक सेफ डिजाइन के हिसाब से बना के दिया। उस गांव को कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था क्योंकि उसका नाम जवाहर नगर था। वो पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया था 56 के अर्थक्वेक में, पर वो गलत टेक्निक से बना दिया था तो वो दोबारा गिर गया पूरा का पूरा गांव। 56 में पूरा गिर गया था, एक बार बर्बाद हो गया। फिर 56 के बाद में वो दोबारा इस अर्थक्वेक में गिर गया, 2000 वाला जो अर्थक्वेक जो आया था 2002 वाला। उस समय आपको केंद्र सरकार और जो भी गुजरात में बीजेपी सरकार थी, तो उसमें कुछ रिफ्ट या काम करने में कुछ दिक्कतें हुई वहां पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट वहां पे ऐसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। साहब सिंह जी वर्मा थे, उन्होंने भी एक विलेज ले रखा था। अच्छा, साहब सिंह जी वर्मा दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। हाँ, उन्होंने भी एक विलेज लिया था, उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। अच्छा। और वो भी हुआ, हमारा भी कंप्लीट हुआ और अच्छा रहा। मुझे कुछ अवार्ड भी दिए उस समय उन्होंने। उसके बाद कभी गए? उसके बाद आपने बाद में कभी गए? देखिए हम तो नहीं, उसके बाद तो नहीं गया हूँ, पर वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। डेकिंग प्रोफाइल शीट रूफिंग हमने यूज की थी। अच्छा। क्योंकि अब आजकल ब्रिजेस वगैरह में भी यूज होती है, तो उसमें कोई खतरे की बात नहीं, कोई चीज गिरने वाली मामला नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजीज, ऑल द बैंड्स, हॉरिजॉन्टल बैंड, सिल बैंड, प्लिंथ बैंड, रूफ बैंड, ये सारे यूज किए। वर्टिकल रेनफोर्समेंट। अच्छा। वो सारे जो अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी है पूरी हमने यूज की थी। मेरा एक सवाल है, सीपीडब्ल्यूडी में करप्शन के क्या हाल है? मतलब क्या वहाँ पे भी अधिकारी लोग करप्ट हैं या बुरी तरह से व्याप्त है? देखिए करप्शन से तो कोई भी डिपार्टमेंट फ्री नहीं है, पता नहीं। हाँ। है ना। लेकिन करप्शन के अंदर जो कुछ ऑनेस्ट लोग होते हैं डिपार्टमेंट में, वो अगर एक डिपार्टमेंट में 100 में से 10 भी ऑनेस्ट होंगे तो वो मेजर मिस्टेक को रोक देते हैं। जैसे मैं वैल्यूएशन में रहा हूं, मुझे पता है कि बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आती है, एक टेंडर है तो किस रेट पे अवार्ड होना चाहिए। अगर 10% लोग भी उस चैनल में, एक टेंडर जाता है 10 लोगों के थ्रू पास होता है, एक आदमी भी अगर उसमें ईमानदार हो या जो कि अपनी कमेंट्स ठीक से कर सकता हो, तो वो 9 आदमियों की गलती को भी एक आदमी ठीक कर सकता है। और ऐसा प्रैक्टिकली होता था। उसके रिमार्क को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बार रिमार्क आ जाए तो उसको फिर एड्रेस करना ही पड़ता है। आपने लिख दिया कि नहीं इसमें तो ये रेट ज्यादा है, इसको रिकॉल करना चाहिए। एक भी आदमी अगर ईमानदार है तो वो काफी उसको पुल करता है, करप्शन को कम करता है, मैं ये मानता हूँ। और सेंट्रल सर्विसेज में उस तरह का करप्शन नहीं है।
जिस तरह स्टेट के अंदर आपको स्टेट हर के अंदर मैंने पीडब्ल्यूडी में काम किया है, तो राजस्थान। पीडब्ल्यूडी में मैं डेली आई यूज ऑलमोस्ट डेली आई हैव टू गो टू मिनिस्टर अच्छा एज चीफ इंजीनियर, ऑलमोस्ट डेली दिल्ली दिल्ली में, पीडब्ल्यूडी में। दिल्ली सीडब्ल्यूडी में, हाँ हाँ। जबकि सीपीडब्ल्यूडी में मैं जब स्पेशल डीजी बना, विशेष महानिदेशक बना, तब जाकर के मेरी कभी कभार साल में 1 या 2 या 3 या 5 मीटिंग समझ लीजिए मंत्री के साथ होती। इतना फर्क है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन इन सीपीडब्ल्यूडी इज लेस, और यही पर्पस था जिसकी वजह से मैंने सेंट्रल सर्विसेज को ऑप्ट किया और स्टेट को नहीं ऑप्ट किया, और वो मैं उस तरह से मैं खुश रहा। आज भी खुश हूँ कि मेरे कोई इंटरफेरेंस नहीं है और मैं शांतिपूर्वक अपनी लाइफ लीड कर सका। कौन कौन मंत्री जी हुआ करते थे? मंत्री जी तो वेंकैया नायडू थे, जैसे जब मैं महानिदेशक था विदेश विशेष मान, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई, उनसे होती थी। उन्होंने शायद ये स्वच्छ भारत का अभियान उन्होंने चालू किया था मोदी जी के साथ में। हाँ, तो ही इज अ वेरी जेंटलमैन। और आप जब विशेष निदेशक थे सीपीडब्ल्यूडी के, तो आपका क्या कार्य क्षेत्र रहता था? मेरा पूरा नॉर्थ मेरे पास था एक्चुअली। नॉर्थ इंडिया के जितने भी जम्मू कश्मीर से लेकर के और राजस्थान तक की जो भी स्टेट्स हैं, यूपी इंक्लूडिंग यूपी, ये सारी नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट्स मेरे पास थी। उसमें जो भी सेंट्रल के जो भी काम होते थे, चाहे वो एचआरडी मिनिस्ट्री के हों, चाहे इनकम टैक्स के हों, चाहे वो एम्स वगैरह हों, ज़्यादातर हमारे पास थे। कुछ एनबीसीसी के पास भी थे और कोई और भी डिपार्टमेंट को दिया। मतलब आप सीपीडब्ल्यू आप बिल्डिंग में रहे, मतलब बिल्डिंग में रोड में भी रहा, रोड में भी रहे, और रोड एक दिल्ली में रोड में रहा। अच्छा, दिल्ली में रोड में थे। ब्रिजेस भी एक डिवीजन होता होगा। रेलवे भी आपके अंडर में आता है क्या? आता था क्या? रेलवे का पूरा अलग ही है। रेलवे टोटली डिफरेंट। अब आज के नौजवान को क्या कहना चाहेंगे आप सीडब्ल्यूडी ज्वाइन करने और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में? क्योंकि आजकल सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप तो काफी हो गया है, क्योंकि बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आजकल देखिए, मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग को डिस्क्राइब करूं गवर्नमेंट में, तो पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही आगे थी और कुछ प्राइवेट कुछ था ही नहीं सिविल का। हाँ बिल्कुल। और अब ये बीच में क्या हुआ कि गवर्नमेंट बिल्कुल कम हो गई, श्रिंक हो गई। गवर्नमेंट की माली हालत काफी पतली थी, तो अच्छी बिल्डिंग्स नहीं बना पाई गवर्नमेंट। लेकिन अब वो चीज बदल रही है। अब गवर्नमेंट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपको प्रयास करना चाहिए इंजीनियर्स को कि दे गो टू द सेंट्रल सर्विसेज। हाँ, और इसमें क्या है कि हमारे इसमें पूरे ऑल इंडिया में पोस्टिंग होती है। रेलवे में ये होता है कि आपको एक क्षेत्र मिल गया तो आपको फिर काफी लंबे समय तक उसी क्षेत्र में रहना पड़ता है। सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी में यह है कि आपको पूरे इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के आसपास प्रेफरेबली रह सकते हो। अच्छा। पर यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क इन एनी स्टेट। अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज नहीं है और आप खुद अपनी स्टेट में ही रहना चाहते हो, तो फिर सेंट्रल सर्विसेज ज्वाइन करने से फायदा नहीं, जाना पड़ेगा। कोई दूसरी भाषा सीखी आपने हिंदी के अलावा? जी, कोई दूसरी भाषा सीखी? हाँ। नहीं, भाषा तो ऐसे तो थोड़ी बहुत समझनी पड़ती थी। 7 साल बॉम्बे में रहा, थोड़ा मराठी सीखनी पड़ती थी। हाँ। और उसके अलावा जस्ट अ मिनट, कोई नहीं दूसरी तो पर वो ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश चलती है, हिंदी चलती है, नोट शीट हिंदी में भी चलती है, इंग्लिश में भी नोट शीट चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं, पर वैसे मतलब बिकॉज़ ऑफ बीइंग लोकल। वैसे तो बस हिंदी देखो, जानने में समझने में तो अपने राजस्थानी भाषा समझ लेते हैं, हिंदी लिखते हैं, काम भी करते हैं, और इंग्लिश में काम भी करते हैं, लिखते भी हैं। उसके अलावा मराठी थोड़ी बहुत समझी है, कुछ बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होती है। गुजराती भी थोड़ी बहुत समझी है, पर डिफिकल्ट, कितना नहीं, बोल नहीं पाते। पंजाबी भी सीखी, बोल नहीं पाते दिल्ली में। सबसे बड़ा अचीवमेंट किसको मानते हैं लाइफ में अपना? नहीं, अचीवमेंट तो हैप्पीनेस होती है, वो अचीवमेंट है। बाकी क्या है? बाकी आप ये बताइए कि कोई बड़ा पद हो या छोटा पद हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मैं पद से नहीं कहता, कोई आपने ऐसा काम किया जिसको आपने मतलब बहुत मानते हैं कि हाँ ये मेरे को उससे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ,
इस काम को करने देखिए, के? जो अर्थक्वेक के टाइम पे मैंने वो विलेज बनाया, अच्छा, एक तो हाँ, वो मैं हाँ, अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कहता हूँ कि वो मेरा बहुत अच्छा अच्छा लगा था। मतलब इसके अलावा मैंने एक रेट्रोफिटिंग का प्रोजेक्ट किया था, दिल्ली अर्थक्वेक सेफ्टी इनिशिएटिव, अच्छा, जिसमें यूएस एड, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस एड, एमएचए, दिल्ली गवर्नमेंट एंड एक और था जियो हजार्ड इंटरनेशनल। अच्छा, आप जो पीछे आपके ब्रिज दिख रहा है, गोल्डन गेट ब्रिज, वहां भी हमने विजिट किया। अच्छा, और कैलिफोर्निया इज ए प्लेस जहाँ पे कि अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनमें अर्थक्वेक से जैसे जैसे डेफिशिएंसी पता लगती है, हाँ, जैसे जैसे अर्थक्वेक आते हैं, पता लगता है कि बिल्डिंग में क्या क्या डेफिशिएंसी है, क्या है, हाँ, तो उसको रेट्रोफिट करते हैं बिल्डिंग को। अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने दिल्ली अपने इंडिया और यूएस का कोलेब्रेशन में, अच्छा, जो इनके फेमा के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके जो बोर्ड्स हैं, इनकी चेकलिस्ट हैं, उनको काफी हमने स्टडी किया। उनके जो पुश ओवर एनालिसिस हैं, वो हमने सीखे। और सारी आईआईटी के प्रोफेसर्स और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं इंडिया के, वो हमारे साथ अटैच थे। बड़े बड़े कंसल्टेंट हमारे साथ अटैच थे, तो वो हमने काफी अच्छा प्रोजेक्ट सीखा। रेट्रोफिटमेंट का और अकाल के भूकंप के समय काम का आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला? उसका अच्छा एक्सपोजर है। अच्छा, और आपके रिग्रेट जिंदगी में? काश? देखिए, काश तो रिग्रेट तो एज सच तो कोई मैं ज्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी भारत सरकार के अंदर काम करना और एक सक्सेसफुली काम करके रिटायर होना, और अपनी बिना बहुत कोई सीवियर डैमेज टू हेल्थ ना हो, और आदमी रिटायर हो जाए, तो वो प्रेशर जो होता है गवर्नमेंट का, वो आप ले लेते हो और अपना कर्तव्य निभा लेते हो। नहीं, कुछ ऐसा चीज जो आप करना चाहते हो और नहीं कर पाए? देखिए, उतना समय म्यूजिक के लिए नहीं निकाल पाता था। अच्छा, वाइल बीइंग इन सर्विस, तो थोड़ा सा आजकल वो कर लेता हूँ। और आजकल आर्बिट्रेशन का काम कर रहा हूँ एज आर्बिट्रेटर, तो वो भी एंजॉय कर रहा हूँ, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग। हाँ, वो तो मेरे को सूट करता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी कोशिश यही की कि इम्पार्शियल रहूं और इंटीग्रिटी मेंटेन की। हाँ, मैंने ठेकेदार हो, चाहे काम करने वाला ठेकेदार हो, और चाहे डिपार्टमेंट का हो, दोनों को बराबर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की हर स्टेज पे। और एक प्रिंसिपल में विश्वास करता था मैं, कि पेमेंट काटना किसी का, जब आप किसी का ठेकेदार को आप काम करवा रहे हो, उसको बिलिंग कर रहे हो, तो आप उसका जब पेमेंट काटते हो, जो सेफ, जिसको कहते हैं ना मैं सेफ होके काम करता हूँ, जो ये सेफ होके काम करना वाले जो लोग हैं, वो ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं। उनका पर्पस ही होता है कि एक्सप्लॉइट करके पैसे काट के और परेशान कर। मैं हमेशा से इसमें बिलीव करता रहा लाइफ में, कि अगर आपने उसका राइटफुल पेमेंट उसे करते रहे, तो उसके काम की स्पीड भी बढ़ेगी, उसके पास पैसा भी होगा, वो मनी को रोटेट भी कर पाएगा, और क्वालिटी भी अच्छी और आपको भी, वो आपसे भी खुश रहेगा, आप भी उससे खुश रहोगे, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। और अदर वे अगर आप करोगे, पैसा काट काट के हैरेस करोगे, तो उसके फिर छींटे आप पे भी पड़ेंगे, कभी ना कभी बच नहीं पाओगे। तो आपके बच्चे विदेशों में हैं, आप विदेश में भी रहते हैं, अमेरिका में विशेषकर, तो अमेरिका मेरी डॉटर की, हाँ बोलिए। मेरी डॉटर की शादी हुई थी 2007 में। अच्छा, तो वो भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, डिफेंस में थे वो। अच्छा, तो वो वहाँ पे सन इन लॉ ने वहीं से पढ़ाई की थी, तो मेरी डॉटर शादी के बाद वहाँ चली गई थी। आप जाते रहते हैं, तो क्या एक बड़ा डिफरेंस लगता है भारत और अमेरिका में? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो एज ए इंडियन मैं कहूँगा कि एक इस एज के ऊपर अमेरिका में जाके एडजस्ट होना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन चूंकि मैं वहाँ पे अपने इसमें यूएस ट्रेनिंग में भी गया था, और मेरा एक्सपोजर इवन ड्यूरिंग सर्विस आई वेंट ट्वाइस टू यूएस, और मेरे वहाँ कुछ जानकार लोग थे, ब्रदर्स वहाँ पे माइग्रेटेड हैं, उन्होंने मुझे शुरू से 2002 से ही मुझे वहाँ कार चलाना सिखाने की कोशिश की। अच्छा। तो मैंने
मेरे साथ एक एडवांटेज है कि मैं वहाँ ड्राइव कर सकता हूँ, इवन दो इट इज अदर साइड ड्राइविंग, तो मैं वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो जाता हूँ। मैं और मेरी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं आती है। आई ड्रॉप द किड्स, उनके जो मेरे ग्रैंड किड्स हैं उनको ड्रॉप करता हूँ। आई एम अ डिफरेंट अप्रोच देयर, तो मैं वहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो मैं जाता हूँ, लेकिन 2 महीने 3 महीने के लिए साल में, इससे ज्यादा नहीं जाता। आजकल तो अभी बंद ही हो गया। हाँ, अब तो कब जा पाएंगे पता नहीं, कह नहीं सकते, अब कुछ पता नहीं है। चलिए, अंत में आज के नौजवानों को, नए इंजीनियर्स को क्या संदेश आपका? मेरा यही मैसेज है कि देश बहुत अच्छा है, अभी इस समय प्रगति के रास्ते पे है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो चीजें हमने वो जमाना देखा है जब इंडिया में कुछ नहीं मिलता था, आज इंडिया में सब कुछ है। तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप फिट हो हर जगह के लिए, देश के लिए भी फिट हो, विदेश के लिए भी फिट हो। और एक ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना तो है ही, तो आपको कहीं भी काम करना पड़े आपको करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम कुछ और भाषाएं सीखें अपने जिंदगी में, और जैसे कुछ एरियाज हैं, अफ्रीका है, वहाँ कई अपॉर्चुनिटीज हैं, और भी जगह पे विश्व के अंदर अपना मार्क छोड़ना चाहिए हमें। और इधर मुस्लिम कंट्रीज हैं और जगह, सब जगह जाके हम कैपेबल हैं काम करने के लिए, उसको करना चाहिए। चाइना से भी सीखना चाहिए, अमेरिका से भी सीखना चाहिए, यूरोप से भी सीखना चाहिए, और फिर अपना जो है स्ट्रेंथ बनानी चाहिए और सक्सेसफुल होना चाहिए। पोस्ट कोरोना विश्व के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, पोस्ट कोरोना विश्व के लिए मेरे हिसाब से ये जो कोरोना हुआ है, ये जो वायरस आदमियों में घुसा है, ये पहले भी बने हैं वायरसेस, लेकिन ये एक संकेत भी है। जब भी वायरसेस हुए और करोड़ों लोग मरे हैं, लाखों लोग मरे हैं, वो बड़ी सिटीज में ही मरे हैं। कंसंट्रेटेड पॉपुलेशंस जहां जहां होती हैं, वहां पे सबसे ज्यादा आदमी मरते हैं। तो इसका कोरोना का सबसे बड़ा मैसेज ये कि डीकंजेस्ट करो, डीकंजेस्ट द सिटीज। स्टाइल ऑफ लिविंग जो है वो जो मल्टी स्टोरी होती जा रही है, जो एक लिफ्ट से आदमी हजारों लाखों लोग ऊपर नीचे आ रहे हैं, उसमें ये जो बीमारियां हैं इनके फैलने का अब एक खतरा लोगों को महसूस होगा। टाउन प्लानर्स को, आर्किटेक्ट्स को, उनको सोचना पड़ेगा कि अब जो लिविंग आने वाले समय में किस तरह से की जाए। इसी तरह डॉक्टर्स को सोचना पड़ेगा। इसी तरह ये मॉल कल्चर है, ये कहाँ तक सस्टेनेबल है। जो ये दरवाजे जो हैंडल बार बार लगाना, इनको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। सैनिटाइजर्स और इवन अदरवाइज जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और क्योंकि आगे किस तरह के वायरस आएंगे और उनके फैलने के खतरे कह नहीं सकते। ये तो एटलीस्ट ऐसा है कि बच्चों को कम अफेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा कोई वायरस आ गया जो बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा होगा, तो पूरी विश्व में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, कुल मिला के हमको तैयार रहना पड़ेगा अगले वायरस के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा तरीका है जो हमें करना चाहिए, और सिटी की प्लानिंग और डीकंजेस्टिंग ऑफ सिटीज, ये दो चीजें करनी पड़ेगी, एंड लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं आपको, मेरी शुभकामनाएं आपके स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा अपने पुराने दोस्त से मिलके, बहुत बहुत अच्छा लगा।